वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। एम्प्लीडाइन एंड मेटाडाइन हमारा लास्ट टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम का। एम्प्लीडाइन एंड मेटाडाइन जो है ये बेसिकली डीसी मशीन्स हैं, डायरेक्ट करंट मशीन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं 4th सेमेस्टर। तो और डीसी मशीन हम लोग को पता है जनरेटर और मोटर दो टाइप के हैं, और उसमें फिर अलग अलग टाइप हैं, सीरीज, शंट, कंपाउंड, वो सब। तो जब ये मशीन्स हैं तो आखिर हम इनको कंट्रोल में क्यों पढ़ रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कंट्रोल सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जिसकी आउटपुट को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये जो दोनों मशीन्स हैं एम्प्लीडाइन एंड मेटाडाइन, दीज आर वेरी प्रिसाइजली मतलब बहुत एक्यूरेटली, वेरी प्रिसाइजली कंट्रोल्ड डीसी मशीन्स। जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है डीसी मशीन का, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करके इसको ऐसा मॉडिफाई किया गया है ताकि इसके आउटपुट को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकें। और दूसरा एक और बात कि इनपुट में थोड़ा सा चेंज करने पर आउटपुट में काफी अच्छा चेंज हो सके। आउटपुट क्या है देखेंगे। मतलब ये एक, इसको रोटेटरी एम्पलीफायर भी कहते हैं कि ये एक रोटेटरी एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या होता है? जो इनपुट को कई गुना आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक रोटेटरी एम्पलीफायर भी है इन द सेंस कि इनपुट में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आउटपुट में काफी चेंज होगा। ठीक है, तो ये डीसी मशीन है, रोटेटरी एम्पलीफायर है, और जनरेटर और मोटर दोनों है ना। इट वर्क्स बोथ एज अ जनरेटर एंड अ मोटर। कैसे वो देखेंगे हम लोग, लेकिन जनरेटर और मोटर दोनों का आपको इसमें फीलिंग मिलेगा। और एप्लीकेशन की जहां तक बात है तो इसके एप्लीकेशंस, अब एक और बात हम कहेंगे कि अब जब पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए तो इनका एप्लीकेशन अब उतना है नहीं, लेकिन पहले इनके एप्लीकेशंस थे, ट्रैक्शन में था और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम में भी था। जो हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं कि कई सारे मिसाइल लॉन्चर्स लगे रहते हैं और वो फिर घूमते रहते हैं, है ना, ऐसे घूम करके मिसाइल छोड़ते हैं। तो उन मिसाइल लॉन्चर्स में घुमाने का जो काम है, उनको एक पार्टिकुलर एंगल पे या इस तरह से, देयर एम्प्लीडाइन मेटाडाइन वेयर यूज होता था। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा डिमांड आ गया तो उसके कारण इनका ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। तो अच्छा, दूसरी एक और बात हम कहेंगे, एम्प्लीडाइन एंड मेटाडाइन बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। डिफरेंस सिर्फ ये है कि एम्प्लीडाइन, जैसे डीसी मशीन में हम लोग पढ़ते थे ना कि आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करने के लिए इंटरपोल और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का हम लोग यूज करते थे। तो यहाँ एम्प्लीडाइन में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज होता है, मेटाडाइन में नो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग नहीं होता है, क्योंकि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग हम लोग पढ़े थे कि ये कॉस्टली होता है, इसके कारण मशीन का कॉस्ट बढ़ता है। और जहां अगर आपका मशीन लो रेटिंग का है तो बिना कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के भी काम चल जाएगा, लेकिन जहां हाई रेटिंग की मशीन है, जहां पर आर्मेचर फ्लक्स काफी ज्यादा है, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव काफी ज्यादा है, वहां पे आपको कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यूज करना होगा। तो सेम बात है, एम्प्लीडाइन और मेटाडाइन में डिफरेंस ये है, इनके पास, इनमें हम लोग कंपेंसेटिंग वाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट ज्यादा है, इसमें उतना आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट नहीं है, लो रेटिंग का होता है, इसलिए कंपेंसेटिंग वाइंडिंग नहीं। बाकी स्ट्रक्चर, वर्किंग, इक्वेशंस ऑल सेम। आपके नोट्स में जो जाएगा वो मेटाडाइन जाएगा, नो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, बट द सेम इज फॉर एम्प्लीडाइन। उस नोट्स में एक छोटा सा लाइन है, मेटाडाइन डज नॉट कंटेन्स कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, इस तरह से। तो एम्प्लीडाइन में बस वो लाइन नहीं लिखना है, बाकी सारा कुछ वही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक अलग टाइप का चीज, एम्प्लीडाइन, हम एम्प्लीडाइन ही पढ़ाएंगे, मतलब दोनों सेम ही है। और इसमें आप देखेंगे कैसे इसका कंस्ट्रक्शन है, कैसे इसका वर्किंग है, और उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि कैसे ये कंट्रोल सिस्टम है। फिर इसका ब्लॉक डायग्राम भी बनाएंगे हम लोग
कि किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू कि कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो कंस्ट्रक्शन इसका एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन के जैसा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में या किसी भी डीसी मशीन में एक स्टेटर का पार्ट है, आप लोग भूले नहीं होंगे मेरे ख्याल से, है ना, और ये आपका स्टेटर है एंड दिस इज योर रोटर। ठीक है, फिर रोटर पे कंपेंसेटिंग वाइंडिंग्स होंगी और कई सारे होंगे और कार्बन ब्रश होगा। और इसमें फील्ड वाइंडिंग होगी ना, सपोज कुछ इस तरह से और ये इस तरह से। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग सेपरेटली एक्साइटेड है, फील्ड वाइंडिंग किसी दूसरे सोर्स से सप्लाई दिया जा रहा है और यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर्स होंगे, देयर विल बी। और हम ये भी जानते हैं कि डीसी मशीन में ब्रश जो है वो पूरे के पूरे रोटर को दो पार्ट में बांट देता है। ब्रश के इस तरफ के सारे जो हैं उनमें एक डायरेक्शन में करंट जाता है और इस तरफ के सारे जो हैं उनमें दूसरे डायरेक्शन में करंट जाता है और ये हमेशा फिक्स रहता है, इसे हम लोग देख चुके हैं। और फिर ब्रश का एक आउटपुट होता है। देखिए ये सेपरेटली एक्साइटेड है, मतलब किसी दूसरे सोर्स से, किसी बैटरी से इसको सप्लाई दिया गया। तो अगर हम फील्ड वाइंडिंग का अलग से सर्किट बनाए, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो कुछ इस तरह का बना सकते हैं क्या? देखिए ये है फील्ड वाइंडिंग को जो वोल्टेज मिल रहा है EF और ये वाइंडिंग है तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा RF और उसका अपना एक इंडक्टेंस होगा LF। और जब हम लोग इसको ऑन करेंगे तो इससे करंट फ्लो होगा। आइए ये फील्ड वाइंडिंग का सर्किट, फील्ड वाइंडिंग सर्किट सेपरेटली एक्साइटेड है, इसको कोई सीरीज सन टाइप का नहीं है, फील्ड वाइंडिंग सर्किट। ओके, और ये आपका आर्मेचर सर्किट है। ठीक है, और इसमें करते क्या है कि जैसे स्टेटर पर तो फील्ड वाइंडिंग कर दिए और सप्लाई दे दिए तो स्टेटर अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लिया इस तरह से। ठीक है, रोटर को घुमाते हैं, क्या चीज से घुमाते हैं? रोटर को घुमाते हैं एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से। मतलब इसका जो शाफ्ट है उस शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होगा एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और वो घूमेगा और वो इस रोटर को घुमाएगा। ठीक है ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर घूमेगा और वो इस रोटर को घुमाएगा और रोटर जैसे ही घूमेगा, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें रोटर जैसे ही घूमेगा बस इसके कंडक्टर्स में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें एक मूवमेंट आता है ओमेगा मान लीजिए ड्यू टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसके शाफ्ट से कनेक्टेड एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो कि इसको घुमाता है, घुमाएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब मान लीजिए इधर आपको नॉर्थ बन रहा है, इधर साउथ बन रहा है ना, और इसको इस तरफ घुमा रहे हैं तो इस साइड जो कंडक्टर्स हैं उन पे किस डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस होगा? राइट हैंड रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड C, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना। ठीक है, और मूवमेंट इसका इस तरफ कंडक्टर का मूवमेंट ऊपर है, इस तरफ कंडक्टर का मूवमेंट किधर है? ऊपर। तो मैग्नेटिक तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस किधर होगा? बाहर की तरफ, यानी कि इन सब में होगा डॉट और इधर वाले में सब में होगा क्रॉस। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। ओके, अब ये तो एक सिंपल सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, इसमें एम्पलीफायर की क्या खासियत है? अब खासियत शुरू हो, इसमें क्या करते हैं हम लोग? अच्छा यहां पर देखिए, आप सोचिए, आपको पता है कि इतना करने के बाद यहां पे एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा E1 सपोज, होगा ना इंड्यूस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी है, मूव भी कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर में और ब्रश उसको कलेक्ट करके देगा तो कितना होगा? E1। अब देखिए E1 जो है
E1 का फॉर्मूला अगर आपको याद हो ZP एंड phi अपॉन, अगर कैपिटल L ले तो कितना होता है 60A होता है नहीं, ये होता है। और फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है फील्ड करंट के, जितना ज्यादा फील्ड करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा, उतना ज्यादा E1 होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो E1 है दैट इज प्रोपोर्शनल टू IF। E1 फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, फील्ड करंट बढ़ेगा तो ये फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो E1 बढ़ेगा। तो E1 प्रोपोर्शनल टू IF। अगर हम फील्ड करंट को चेंज करें है ना, या आप कहिए EF को चेंज करें, फील्ड करंट कैसे चेंज होगा, EF को चेंज करने से। अगर हम EF को चेंज करें तो यहाँ पे आउटपुट चेंज होगा, क्योंकि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब एम्प्लीडायन में विशेषता क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ब्रश को, इसको क्या किया गया, ब्रश का ये जो टर्मिनल है ये दोनों टर्मिनल कर दिया गया भाई शॉर्ट। ब्रश के इन दोनों टर्मिनल को क्या कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। अब शॉर्ट कर दिया गया तो बात ये है कि हमेशा शॉर्टेड होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आर्मेचर वाइंडिंग में हमेशा फुल लोड करंट फ्लो करता है। हालांकि जैसे देखिए जरा एक मिनट, अगर हम जैसे मान लीजिए कि अगर फुल लोड करंट अगर 100 एम्पियर है, मतलब कि जब फुल लोड यहाँ पे लगता, कुछ रेजिस्टेंस लगता, तो फुल लोड करंट कितना होता, 100 एम्पियर, जो मैक्सिमम करंट इसके वाइंडिंग से पास कर सकता है। तो उस समय यहाँ पर वोल्टेज E1 है तो फुल लोड करंट 100 एम्पियर रहता है। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट कर दिए तो फिर यहाँ पे जो वोल्टेज, जिस वोल्टेज के कारण ये 100 एम्पियर फ्लो करेगा, वो बहुत कम वोल्टेज पे भी 100 एम्पियर फ्लो कर जाएगा। समझ रहे बात, बहुत ही कम वोल्टेज पे भी 100 एम्पियर फ्लो कर जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया। जैसे कि आप देखिए, अगर एक बैटरी लगाएं सपोज 10 वोल्ट की, और हमको इस वायर से 10 एम्पियर करंट ले जाना है, 10 एम्पियर, तो अगर हम 1 ओम का रेजिस्टर लगाएं तो भी 10 एम्पियर करंट चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट कर दें, शॉर्ट, और मान लीजिए वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम है 0.01, तो भी क्या 10 वोल्ट पे जाएगा इतना नहीं, बहुत कम एम्पियर, कितना बोलिए, I इक्वल टू V अपॉन R। I आपको 10 एम्पियर चाहिए, V नहीं पता, R कितना है 0.01, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट पे ही आपको 10 एम्पियर मिल जाएगा। समझ रहे बात। तो ये कहना है मेरा कि जब ये शॉर्टेड है तो बहुत कम फ्लक्स पे, बहुत कम करंट पे, मतलब IF की बात कर रहे हैं, बहुत कम IF पे, बहुत ही कम EF पे भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा करंट मिलेगा। आर्मेचर करंट जो है ना, बहुत अच्छा करंट मिलेगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपके आर्मेचर में है वो हमेशा बहुत ही रिच होगा, बहुत अच्छा होगा। हमारे बात, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड पे ही, बहुत ही कम यहाँ से मैग्नेटिक, बहुत ही कम EF पे ही IF पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा कि E1 की वैल्यू इतनी होगी कि यहाँ से फुल लोड करंट पास करता होगा। बात समझ में आ रही है। मेन मोटिव ये है कि यानी कि इस मशीन के अंदर में दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो स्टेटर के कारण है, phi1 कह सकते हैं उसको, phi1, और दूसरा आर्मेचर के कारण है। क्योंकि देखिए आर्मेचर का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हम इंटरपोल लगाए हुए हैं, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग भी इसमें लगा हुआ है। एम्प्लीडाइन की बात करें, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग भी इसमें लगा हुआ है, तो आर्मेचर फ्लक्स का, आर्मेचर रिएक्शन का उतना प्रभाव होगा नहीं, डिस्टॉर्शन होगा नहीं, है ना। तो इसके अंदर में दो फ्लक्स हैं, एक फ्लक्स इसके कारण है और दूसरा फ्लक्स किसके कारण है, आर्मेचर के कारण है, phi2। एक फ्लक्स है आपका स्टेटर के कारण, दूसरा फ्लक्स है phi2 के कारण। ये तो सब जगह होता है, ठीक है। अब यानी कि अभी तक आप क्या समझे कि आपके मशीन के अंदर में दो फ्लक्स हैं, एक तो स्टेटर के कारण है और दूसरा आर्मेचर के कारण है। और आर्मेचर चूंकि शॉर्टेड है
आर्मेचर चूंकि शॉर्टेड है इसलिए बहुत कम स्टेटर करंट पे भी, फील्ड करंट पे भी आपके पास आर्मेचर का फ्लक्स बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या करते हैं, एक और काम, एक तो ये हुआ कि इसको शॉर्ट करके रखते हैं, एक और ब्रश का सेट, 2 पोल का मशीन है, 2 ब्रश यहां लगाए, एक और पेयर ऑफ ब्रश इसमें लगाते हैं इसके परपेंडिकुलर यहां को, एक और ब्रश यहां पे लगाए और इसका टर्मिनल बाहर निकाले, ठीक है ना। एक और ब्रश यहां पे लगाए। अब क्या है कि रोटर आपका, ये रोटर आपका घूम रहा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगा हुआ है, ये घूम रहा है, फील्ड दो फील्ड है, phi1 भी है, phi2 भी है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये घूम रहा है, तो इस ब्रश के क्रॉस तो आपको वोल्टेज मिलेगा ही, इन दोनों ब्रश के भी एक क्रॉस आपको वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि कंडक्टर्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में है और कंडक्टर्स मूव कर रहे हैं। एक्चुअली कैसा सर्किट होगा कंप्लीटली वो हम नहीं पढ़ाना है यहाँ पर, लेकिन इतना कंफर्म है कि इन दोनों ब्रश के बीच में भी वोल्टेज आपको मिलेगा, है ना। और वो जो वोल्टेज होगा जिसको कि इसको E1 लिखते हैं और इसको लिखते हैं E, है ना, और इससे जो करंट जाता है इसको लिखते हैं IQ, क्वाड्रेचर करंट। क्वाड्रेचर क्यों, क्वाड्रेचर मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब ये जो आउटपुट वाला ये आपको ये आउटपुट है ना, और यही ये इसी के बीच में क्या लगेगा, कोई लोड लगेगा। तो देखिए इसको क्वाड्रेचर करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मेन ये जो आउटपुट वाला जो टर्मिनल है उसके परपेंडिकुलर है, ये जो आउटपुट वाला जो ब्रश का टर्मिनल है, आउटपुट वाला जो ब्रश का लोकेशन है उसके परपेंडिकुलर में ये है, इसलिए इसको कहते हैं IQ, क्वाड्रेचर करंट, ठीक है। और ये जो दो टर्मिनल निकला इसके अक्रॉस आपको आउटपुट कोई लोड करंट है, ठीक है ना। इसको जनरेटर मोटर दोनों क्यों कहा जा रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। जनरेटर इसलिए क्योंकि जनरेट हो रहा है वोल्टेज, यहां भी जनरेट हो रहा है, यहां भी जनरेट हो रहा है, और मोटर इसलिए क्योंकि अब ये जो यहां से जो सप्लाई मिला आपको डीसी सप्लाई, इसको हम किसी दूसरे लोड को दे सकते हैं, किसी दूसरे मोटर को दे सकते हैं, है ना, किसी दूसरे मोटर को दे सकते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो यहां पे बात ये है, देखिए एक्चुअली इसका पूरा सर्किट डायग्राम की कम्यूटेटर के क्रॉस ये कहां से कलेक्ट करेगा, ये कहां से कलेक्ट करेगा, उतना नहीं है आपको, बट इतना जरूर है कि इन दोनों ब्रश के बीच में भी वोल्टेज होगा, क्योंकि ये कंडक्टर्स घूम रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड में अल्टरनेटिंग, मतलब कंडक्टर्स मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी जगह है लेकिन कंडक्टर्स मूव कर रहे हैं, है ना। तो इनके बीच में ही वोल्टेज होगा और इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोग लोड लगाते हैं। फायदा क्या है, अब आप कहिएगा सर फायदा क्या है, जब लोड को ही देना था तो हम यहीं से दे देते, शॉर्ट करने की जरूरत नहीं थी, डीसी जनरेटर होता है। एडवांटेज यही है, आप समझिए, देखिए एडवांटेज क्या है इस स्ट्रक्चर से कि बात सही है, आपको लोड को देना है, आप यहां से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर इस यहां पर अगर हम लोड लगाते हैं, ठीक है, यहां पे मान लो नहीं है, यहां पर अगर हम लोड लगाएंगे, ठीक है ना, और अगर इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है या लोड से जो करंट है उसको अगर हमको चेंज करना है ना, वेरिएबल वोल्टेज, यहां से हम ये जो आपका फील्ड वाइंडिंग है उसको तो कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है EF, लेकिन अगर हमको लोड को वेरिएबल वोल्टेज देना है, अभी कुछ देना है, कुछ देर बाद कुछ देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसके फील्ड के वोल्टेज को चेंज करना पड़ेगा। फील्ड के वोल्टेज को चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ का वोल्टेज चेंज होगा और लोड को मिलेगा वोल्टेज, ठीक है, सही है, कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो यहां पे चेंज करके यहां जो आउटपुट मिल रहा है ये वन स्टेज एम्प्लीफिकेशन है ना, यहां पे हमने कुछ चेंज किया, कुछ वोल्टेज में चेंज किया और यहां पे आपको आउटपुट वोल्टेज में अच्छा खासा चेंज हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे आप वोल्टेज को चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये करंट चेंज होगा, उससे यहाँ फ्लक्स चेंज होगा और उससे ये वोल्टेज चेंज होगा, और यहाँ पर 1 वोल्ट चेंज करेंगे तो यहाँ पर उससे ज्यादा 10 टाइम्स
चेंज होगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये जो एम्पलीफिकेशन है, ये जो यहाँ वोल्टेज EF में चेंज करके E1 में जो बढ़ोतरी है, ये वन स्टेज एम्पलीफिकेशन है, ठीक है ना। इसको आप और बढ़ा सकते हैं, कैसे? ऐसे। कैसे? आपने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है, शॉर्ट कर दिए। अब अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पर अगर लोड कनेक्टेड हो, यहाँ पर अगर वोल्टेज को चेंज करना हो, आप अगर EF, आपके हाथ में EF को ही चेंज करना है, EF को ही आप चेंज कर सकते हैं, है ना, IF को चेंज कर सकते हैं। आप अगर इसको चेंज करेंगे, स्लाइड थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, तो होगा क्या? देखिए समझिए, जैसे अभी हमने ये कहा, इसको अगर हम 1 वोल्टेज चेंज करेंगे तो ये 10 वोल्ट चेंज हो जाएगा, तो इसमें कई सारी चीजें मल्टीप्लाइड है। तो E1 चेंज होगा 10 वोल्ट, और E1 अगर 10 टाइम्स चेंज होगा तो IQ भी 10 टाइम्स चेंज होगा, और IQ जब 10 टाइम्स चेंज होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, है ना, और उसके कारण फिर इसके भी वोल्टेज में चेंज होगा। तो हम लोग क्या करें, समझिए, यहाँ पर अगर हम EF को एक वन टाइम मतलब 1 वोल्ट बढ़ा रहे हैं, तो उसके कारण अगर E1 में 10 टाइम्स चेंज आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और उसके कारण ये 10 टाइम्स चेंज होगा। अब क्या हो रहा है, आपने इसको 1 वोल्ट बढ़ाया, ये 10 टाइम्स चेंज हुआ, यहाँ का वोल्टेज 10 टाइम्स बढ़ा, करंट की वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड 10 टाइम्स बढ़ा, तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो इसका 10 टाइम्स हो जाएगा। मतलब आई एम 10 टाइम्स जस्ट एन एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का वोल्टेज इसका 10 टाइम्स होगा। जिस तरह से यहाँ के वोल्टेज का ये 10 टाइम्स है, उसी तरह से यहाँ के वोल्टेज का ये 10 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने 1 वोल्ट बढ़ाया, यहाँ पे आपको 100 वोल्ट का बेनिफिट होगा, जो प्रैक्टिकली चीजें हैं, समझ में आ रहा है। तो पहले जहां आपको मात्र 1 स्टेज एम्पलीफिकेशन में जहां 10 टाइम्स का बेनिफिट हो रहा था, वहां ये 2 स्टेज एम्पलीफिकेशन में आपको 100 टाइम्स का बेनिफिट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज डेवलप्ड एंड इट इज यूज्ड, है ना। इसको 2 स्टेज एम्पलीफायर भी इसीलिए कहते हैं, 2 स्टेज एम्पलीफायर, है ना, 2 स्टेज का एम्पलीफायर, ठीक है। क्यों? पहला स्टेज में क्या है, यहां पे चेंज करेंगे तो यहां पे चेंज होगा, और दूसरे स्टेज में क्या है, यहां पे चेंज होने के कारण यहां पे चेंज होगा। तो यहां से यहां 10 टाइम्स हुआ, तो यहां से यहां भी 10 टाइम्स, या कुछ कम ही सही, लेकिन फिर भी पहले से तो बेटर है ना। तो थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके, है ना, थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके हमारा क्या किया, हम थोड़ा सा चेंज किए, और यहाँ पर हमको कई गुना टाइम्स चेंज मिल गया, 100 टाइम्स, 500, 1000 टाइम्स तक लोग करते हैं इसको, समझ में आ रही बात। तो ये इसका मेन बेनिफिट है एम्पलीडाइन का, कि इनपुट में आपने स्लाइड चेंज किया, लेकिन इस 2 स्टेज एम्पलीफिकेशन के कारण यहाँ पर जो आउटपुट में चेंज आया वो मेनी टाइम्स आया, समझ में आ रही बात। और यही इसका कंप्लीट वर्किंग है। हालांकि और डिटेल में आप जाएंगे तो फिर जिस तरह से इसका हम लोगों ने बनाया था ना, इस तरह का कि ब्रश है, याद होगा आपको, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, इस तरह से पैरेलल पाथ बनता है कई सारा, उस तरह से फिर इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, दैट इज ऑल। बट आपको बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको चाहिए, तो उसके लिए मैंने कहा कि ये तो आपको शॉर्ट कर दिए, 2 इसमें चेंज होता है सर्किट में। एक तो ये कि आर्मेचर को शॉर्ट कर देते हैं, और आर्मेचर में जो ब्रश कनेक्टेड है उसके परपेंडिकुलर एक और पेयर ऑफ ब्रश लेते हैं, और उसके क्रॉस जो आउटपुट है उसको हम लोग लोड को देते हैं, ठीक है, उसको लोड को देते हैं, और वहां से फिर लोड को जाता है। बेनिफिट क्या है, इनपुट में स्लाइड चेंज करके आप आउटपुट में कई टाइम्स चेंज प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज द होल वर्किंग ऑफ एम्पलीडाइन। मेटाडाइन भी यही है बिल्कुल, बस उसमें कंपेंसेटिंग वाइंडिंग्स नहीं होंगी। बात क्लियर है? ओके। तो अब हम लोग इसका जो कंट्रोल वाला पार्ट है उसको जरा देख लेते हैं, ताकि कंट्रोल वाला पार्ट भी आपका इन हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है जो आप इस फिगर में देख रहे हैं, है ना। सबसे पहला पार्ट ये है, ये EF है, IF, RF, LF। अगर हम इसका केवीएल इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, EF इक्वल टू IF RF प्लस इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो होगा LF DIF बाई dt। इंडक्टर का क्या होता है वोल्टेज, इक्वल टू LDI बाई dt।
अब इसका अगर आप लैप्लेस ले लें, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल में लिखेंगे तब EFS इक्वल टू IFS RF प्लस क्या हो जाएगा S इंटू LF IFS, इनिशियल कंडीशंस नेग्लेक्टेड। ये हो जाएगा आपको इक्वेशन 1। ठीक है, ये पहला स्टेज था EF और IF के बीच का रिलेशन, हमको उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना, पूरे के पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। इनपुट और आउटपुट को कंप्लीट रिलेट करेंगे एक कंट्रोल सिस्टम के रूप में, ब्लॉक डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है ना। चेंज कहां पे करेंगे, EF में चेंज करेंगे, और इफेक्ट कहां दिखेगा, जो यहां पर ES आउटपुट था उसमें इफेक्ट दिखेगा। ठीक है ना, तो देखेंगे उसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो हमने एक रिलेशन ये निकाला। दूसरा, अब देखिए IF में जब चेंज होगा तो उससे E1 में चेंज होगा, जो आर्मेचर का वोल्टेज था ना, E1 में जो वोल्टेज होगा, जो E1 जो है वो IF के प्रोपोर्शनल है, यहाँ लिखे भी है ना। तो सिंस E1 is proportional to IF, this implies that E1 equal to एक कांस्टेंट लेते हैं K1 IF, और इसका अगर लैप्लेस लें तो क्या हो जाएगा, E1S इक्वल टू K1 IFS। ये इक्वेशन नंबर 2 करेक्ट। तो हम लोग EF से IF का रिलेशन निकाल लिए, IF और E1 का रिलेशन निकाल लिए। अब नेक्स्ट जो है आपका देखिए, थर्ड, अब जो आपका आर्मेचर का जो सर्किट है ना, हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर में किस तरह से क्या होता है। ये मान लीजिए ब्रश है, तो ये आपको कम्यूटेटर सेगमेंट होगा, और फिर हम लोग को पता है कॉइल्स लगे होते हैं सीरीज में, इस तरह से पैरेलल पाथ होता है, ठीक है ना, और फिर इस तरह से ब्रश होता है। तो ये जो सर्किट है, और ये क्या है यहाँ पर शॉर्टेड है, तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में भी हम लोग इस सर्किट को भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E1 RQ LQ, E1 RQ LQ, और इससे जो करंट है IQ, E1 RQ IQ, और इससे जो करंट है LQ, क्योंकि उसका भी आर्मेचर वाइंडिंग का भी अपना रेजिस्टेंस होगा और इंडक्टेंस होगा। अब इसका अगर हम लोग सर्किट, ये तो फील्ड सर्किट का था, ठीक है ना। अब आर्मेचर सर्किट का अगर इक्वेशन लिखें, देखिए आर्मेचर सर्किट का इक्वेशन अगर लिखें, इक्वेशन ऑफ आर्मेचर सर्किट, सेम जैसे फील्ड सर्किट का हुआ वैसे ही, E1 इक्वल टू IQ RQ प्लस LQ DIQ बाई DT, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म E1S इक्वल टू IQS RQ प्लस, अच्छा इसमें हम एक चीज और हम करना चाहते हैं ताकि इक्वेशन बनाने में आसानी हो। देखिए इसमें इनपुट है EF और आउटपुट क्या है IF। हम लोग जो ट्रांसफर फंक्शन बनाते हैं उसमें क्या होता है, IF बाई मतलब आउटपुट बाई इनपुट होता है। तो यहां से अगर हम IF को कॉमन ले लें तो क्या इसको लिख सकते हैं इस तरह से, IFS बाई EFS इक्वल टू IFS बाई EFS इक्वल टू 1 अपॉन RF प्लस SLF, ऐसा लिख सकते हैं ना, आउटपुट बाई इनपुट के फॉर्म में। और अगर इसका ब्लॉक डायग्राम, सिर्फ इसका अगर ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करें तो कैसा हो जाएगा, EFS जो कि इनपुट है, और इधर क्या हो जाएगा IFS, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन RF प्लस SLF, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, सही है। नेक्स्ट जो सेकंड आप देख रहे हैं E1 और KIF, यहां पर क्या है, इनपुट है IF में चेंज होगा तो E1 चेंज होगा, इनपुट है IF और आउटपुट क्या है E1, ठीक है। तो यहां पर अगर करें
तो E1s बाई IFS इक्वल टू K1, और इसका अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखें तो IFS K1 और यहां पर क्या हो जाएगा E1s। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लॉक डायग्राम है EF और IF के बीच में, EF 1/RF प्लस SLF IF, और यहां पर क्या है IF K1 E1। तो क्या हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं ना। यहां से जो आउटपुट निकला IF वही तो यहां इनपुट आया, तो इन दोनों को फाइनली कंबाइन करेंगे और इस तरह से बाकी सबको कंबाइन करेंगे। तो ये पहला था रिलेशन, आपको समझ आ रहा होगा। ये दूसरा, अब ये तीसरा पे आते हैं। अब देखिए E1 में चेंज होगा, E1 में चेंज होगा तो IQ चेंज होगा, ठीक है। E1 चेंज होगा तो IQ चेंज होगा। EF चेंज हुआ, IF चेंज हुआ, IF चेंज हुआ, EF चेंज हुआ, IF चेंज हुआ, IF चेंज हुआ, E1 चेंज हुआ। अब E1 में चेंज होगा तो IQ चेंज होगा। तो IQ RQ प्लस S इंटू LQ IQS। अब यहां पे आउटपुट क्या है IQS है, तो IQS बाई E1S आउटपुट बाई इनपुट इक्वल टू 1 अपॉन RQ प्लस SLQ। IQS बाई E1S इक्वल टू 1 अपॉन RQ प्लस SLQ, आउटपुट बाई इनपुट। फिर तो इसका अगर ब्लॉक डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, E1S 1 अपॉन RQ प्लस SLQ IQS, ठीक है। थर्ड, लास्ट में जब IQ चेंज होगा तो आपका जो E था, जो फाइनल आउटपुट था, वो चेंज होगा। IQ चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और E चेंज होगा, ठीक है। तो लास्ट लिख रहे हैं E इज प्रोपोर्शनल टू IQ, E इज इक्वल टू K2 IQ, और अगर लैप्लेस ले लें, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो क्या हो जाएगा ES जो कि हमारा फाइनल आउटपुट है इक्वल टू K2 इंटू IQS। अब यहां पे इसको हम यहां बना रहे, फिर आउटपुट बाय इनपुट करें तो ES अपॉन IQS इक्वल टू K2, ES अपॉन IQS इक्वल टू K2। और इसका अगर ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो इनपुट क्या है IQS इनपुट क्या है IQS और यहां K2 और आउटपुट क्या है ES, ठीक है ना। तो फाइनल देखिए, इस पहले ब्लॉक डायग्राम से क्या मिला, EF इनपुट है, IF आउटपुट है। दूसरे से IF इनपुट है, E1 आउटपुट है, K1 मिला बीच में। तीसरे में E1 इनपुट है, ये ब्लॉक डायग्राम हुआ, IQ आउटपुट है। और चौथे में IQ इनपुट है और ES आउटपुट है। अब अगर हम इन चारों को कंबाइन कर दें तो आपको फाइनल ब्लॉक डायग्राम मिल जाएगा EFS और ES के बीच में। आइए उसको करते हैं। Combining all the equations. Combining all the equations. All the equations और ब्लॉक डायग्राम लिख सकते हैं आप, ठीक है। EFS वन अपॉन RF प्लस SLF IFS, ठीक है। और IFS के साथ है K1 और यहां से क्या आउटपुट निकला E1S। अब E1S में
इक्विवेलेंस में वन अपॉन आर क्यू प्लस एस एल क्यू करें तो क्या मिलेगा, आई क्यू एस। वन अपॉन आर क्यू प्लस एस एल क्यू करें तो क्या मिलेगा, आई क्यू एस, है ना। और आई क्यू एस को फाइनली अगर इस K2 में डालें तो क्या मिलेगा, यस। और अब अगर इन सबको कंबाइन कर दें तो फाइनल ब्लॉक डायग्राम क्या बनेगा, EFS, ऊपर वाला दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा K1 K2 बाई, और नीचे वाला ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा RF प्लस SLF इंटू RQ प्लस SLQ, और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपको DS, करेक्ट। तो ये है आपको कंप्लीट फिगर और कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम, जो कि रिलेट कर रहा है इनपुट को आउटपुट से सीधे सीधे, है ना। कि इनपुट में अगर हम चेंज करेंगे तो हमको आउटपुट कितना चेंज होगा वो इससे पता चलेगा। फाइनली देयरफॉर ES जो ट्रांसफर फंक्शन है, ES अपॉन EFS इक्वल टू K1 K2 बाई RF प्लस SLF इंटू RQ प्लस SL, करेक्ट। ये समझ आ गई बात। तो ये कंप्लीट आपको एम्पलीडाइन और मेटाडाइन दोनों का इक्वेशन बनेगा, और यही इसका सारा कुछ है, ठीक है। तो इसके साथ आपका कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें जहाँ तक पढ़ा दिए हैं उसके आगे से पढ़ाना शुरू करेंगे कन्वर्टर्स, और जो भी चॉपर बचा हुआ है, इन्वर्टर बचा हुआ है, मेनली यही है कन्वर्टर, चॉपर, इन्वर्टर और 50WM वगैरह है, और उसका एप्लीकेशन है, तो उन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।